हाँ जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक डेफिनेशंस और दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपने समझने हैं, जो कि बार बार आपकी इस एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होंगे और उसके बाद जो है वो 2.3 छोड़ के 2.4 में भी ये इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, 3.2 और 3.4 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं। ठीक है, 4 नहीं सॉरी 3.5 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो है वो सिंपल वेरिएशन होगी, वहाँ पे हमारे पास जो है वो कंबाइंड फॉर्म में आ जाएंगी, दो तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन से क्या मुराद है बच्चे? जॉइंट वेरिएशन उसको कहते हैं। वेरिएशन से क्या मुराद है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, पेज नंबर 53 पर जो है वो इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले आपने वेरिएशन को समझना है। द वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेज। द वर्ड वेरिएशन जो है वो तमाम साइंसेज के अंदर बार बार इस्तेमाल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। सो क्या मतलब है डायरेक्ट वेरिएशन का और इनवर्स वेरिएशन का? आइए डिस्कस कर लेते हैं। बिलफर्ज बच्चों, आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं। एक आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, एक है आपके पास क्वांटिटी स्पीड और दूसरी क्वांटिटी है टाइम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप स्पीड बढ़ाएं तो किसी जगह पर पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? टाइम, यानी कि आपने एक क्वांटिटी बढ़ाई है, दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि अगर आप जो है वो 2 सूट्स ख़रीदते हैं तो उसके कुछ पैसे बनेंगे, और अगर आप 4 सूट्स ख़रीदते हैं तो भी उसके कुछ पैसे बनेंगे। जितने सूट्स आप ज़्यादा ख़रीदोगे उतने पैसे ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? अब इसका मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन इस तरह से हो कि अगर मैं फ़र्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज़ करूं तो सेकंड क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज़ हो, तो इस वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। ये 6ठी 7वीं 8वीं की मैथमेटिक्स के अंदर आपने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, और अगर इस तरह से हो कि अगर मैं एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करता हूँ तो सेकंड क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ क्या हो? डिक्रीज़ हो रही हो, इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। और इसको इस तरह से लिखा जाएगा, बिलफर्ज मैं ये कहूँ कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, दो चीज़ें जो है वो लाजमी आएंगी। एक इक्वल का साइन आएगा और दूसरा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सो x इज़ इक्वल टू k इंटू वाई, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाया करेगी। बात समझ में आ रही है? बिलफर्ज फर्स्ट क्वांटिटी को मैंने x कह दिया, सेकंड क्वांटिटी को क्या कह दिया है? y। और रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो इस किस्म की वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। समझ आ रही है बात बच्चे? इस तरह से भी तो हो सकता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अब इस तरह का जो रिलेशन होगा इसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्स वेरिएशन। फर्स्ट क्वांटिटी को अगर बढ़ाया है तो सेकंड क्वांटिटी को कम होना चाहिए, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी को मैं कम करूं तो सेकंड क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। एग्जांपल मैंने स्पीड और टाइम वाली दी है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से किसी गाड़ी को दौड़ाते हो तो आपको कम टाइम लगेगा। अब आपने एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो गई है? कम हो गई है ना। और अगर आप स्पीड कम कर दोगे तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इस वेरिएशन को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे भी बिलफर्ज हमारे पास एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है। याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन सेम ही होता है। जो डायरेक्ट वेरिएशन होगा उसमें हम x भी बटे के ऊपर लिखेंगे और y भी बटे के ऊपर लिखेंगे, और जब इनवर्स वेरिएशन होगा तो हम x बटे के ऊपर लिखेंगे और y बटे के नीचे होगा। इसको पढ़ना इस तरह से नहीं है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, नहीं। आप इस तरह से पढ़ेंगे जैसे इसको पढ़ा था x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो यहाँ पे हम या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहाँ पे पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इज, ये जो बटे के नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। इन्वर्स हो गया ना, उलट हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। और अगर ये डिवीजन है तो ये उसका उलट है मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, और दूसरी क्वांटिटी को कम करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाएंगे सो x इज इक्वल टू k इंटू 1/y हो जाएगा, और जिसको
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय वाई, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। बात समझ में आई है बेटे? ये है हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज के अंदर बहुत 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 ज़्यादा आसान क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस देख लो बेटे, पेज नंबर 53 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है डायरेक्ट वेरिएशन की। If two quantities are related in such a way that increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, अगर एक क्वांटिटी को कम करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो के साथ क्या हो जाए, कम हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। सिमिलरली इसकी अपोजिट जो है वो इनवर्स वेरिएशन है, जो कि नेक्स्ट पेज नंबर 55 के ऊपर जो है वो मौजूद है। पॉइंट 2 जो है वो लिखा हुआ है इनवर्स वेरिएशन। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज देन द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी क्या हो जाए, कम हो जाए, दूसरी को बढ़ाएं तो पहली क्या हो जाए, कम हो जाए। इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे? चलें जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो ज़रा देखिएगा। पॉज कर जी बच्चे, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का मौजूद है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, find y in terms of x, find y in terms of when x is equal to 5, find x when y is equal to 28। तीन पार्ट्स जो है वो आपको दिए गए हैं, तीनों इंतहाई आसान है। देखो बेटे, एक बात याद रखिएगा, आप जितने भी इस एक्सरसाइज में पहले बेसिक रूल समझ लें। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, जब आपको वो रिलेशनशिप बताएगा तो दो क्वांटिटीज़, जितने वेरिएबल होंगे उतनी क्वांटिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। वजह ये है कि जब आपको वो रिलेशनशिप बताएगा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है या तीन क्वांटिटीज़ के दरमियान है, ठीक है, तीनों के तीनों वेरिएबल्स का आपको क्या देगा, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वैल्यू इसलिए प्रोवाइड करेगा ताकि आप जो कांस्टेंट है उसका आंसर निकाल सके, के की वैल्यू निकाल सके, क्योंकि बाकी जब वो कोई एक वेरिएबल फाइंड करने को कहेगा, दो की वैल्यू जो है वो देगा, तीसरा वो फाइंड करने को कहेगा, एक जो वैल्यू होगी वो के की इस्तेमाल करेंगे और वो हमेशा फर्स्ट रिलेशनशिप से जो है वो निकलेगी। अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये होना है। अब देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप हमें क्या दिया हुआ है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करूँगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू के ऑफ x, ऐसे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे y और x की दोनों वैल्यूज़ पुट कर दूँ, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, तो y हमारे पास किसके इक्वल है, 8, और k वैसे का वैसे, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, और यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ, 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि कितनी आई है, 4 आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे हमेशा, k की वैल्यू। ठीक है, अब उसने देखो क्या पूछा है, उसने पूछा है कि y की वैल्यू बताएं इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि x की तो उसने वैल्यू दी ही नहीं है। वो कह रहा है y की वैल्यू बताओ x के लिहाज से, x के अल्फाज में या x की सूरत में। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास y की वैल्यू लिखी हुई है विच इज इक्वल टू k टाइम्स x है, तो k की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, y इज इक्वल टू 4x हो नहीं जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट 4 इन इक्वेशन 1 या पुट k इज इक्वल टू 4 इन 1। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बच्चों बता रहा है कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, 4 और साथ में x, यही उसने मालूम करने को कहा था। y की वैल्यू बताओ जिसके अंदर x भी आ रहा हो इन टर्म्स ऑफ x। दूसरे पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है, y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 5, y व्हेन x इज इक्वल टू 5, व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब देखो बहुत आसान है, यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, x की वैल्यू उसने हमें दे दी है,
और y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में से k की वैल्यू और x की वैल्यू जो उसने दी है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप ये कह दें कि पुट x इज़ इक्वल टू 5 एंड k इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो हमारे पास y इज़ इक्वल टू k की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 4 और x की जगह क्या आ जाएगी 5, 4 5 जा 20, सो y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट दिया उसने कहा x बताओ जब y आपके पास 35 हो। क्या बताना है आपने, 28। चलें, वो कह रहा है कि आप x बता दें, फाइंड x व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। तो कोई इशू नहीं है, वही इक्वेशन 1 है, वहाँ से हमने x की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। y की वैल्यू उसने यहाँ पे दे दी है, k की वैल्यू हमारे पास वैसे ही मौजूद है, k और y को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले आपने जो वेरिएबल फाइंड करना है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज़ इक्वल टू के एक्स था, हमें x की वैल्यू चाहिए, k मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट y ओवर k विच इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, y की वैल्यू कितनी है 28 और k की वैल्यू कितनी थी 4, 4 1 जा 4, 7 चौके 28, ऐसे ही है। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 7। लो बच्चे, यही कुछ हमने मालूम करना था। ठीक है, आसान है, इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है बच्चों सेम टू सेम है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3, y फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x और x मालूम करें व्हेन y इज इक्वल टू 35, y मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 18। सेम टू सेम आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, ज़रा रीड करे एक बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, इफ आर स्मॉल आर है कैपिटल आर है, स्मॉल होगा, कैपिटल है, अच्छा चलें, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ओके, आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रुक जाएं। r इज़ इक्वल टू 5 एंड t इज़ इक्वल टू 8। रिलेशनशिप मिल गया, उस रिलेशनशिप में जितने वेरिएबल थे उनकी वैल्यू भी मिल गई। अब हम यहाँ से पहले k की वैल्यू निकालेंगे, फिर आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करूँगा तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था, तो इसका मतलब है r इज़ इक्वल टू k t हो जाएगा। तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, r की वैल्यू है 5 और k वैसे का वैसे, t की वैल्यू कितनी है 8, k की वैल्यू निकालनी होगी तो 5 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू k हो जाएगा। लो बच्चे, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 मिल गए, 1 भी आ गया और ये 2 भी आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे इससे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। अब देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। ये तो हमने निकाल ली इक्वेशन जिसमें r और t कनेक्ट हो रहे हैं। आगे सुनते हैं जी, ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। अब 2 सवाल इसने और कर दिए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप a और b करके इसके पार्ट्स बना देता हूँ। पहला सवाल उसने क्या कहा है, a में क्या कह रहा है, किसको मालूम करना है और क्या दिया हुआ है, r हमने मालूम करना है और t की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 64 दी हुई है। लो बच्चे, ये पार्ट ए हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसान रहेगा। अब आपने r की वैल्यू मालूम करनी है, r हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर मौजूद है। चलें जी, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 ये 1, ठीक है, r इज इक्वल टू के टी, k मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T है। सो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी है अभी निकाली थी ना 5/8, मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू कितनी दी हुई है 64, 8 1 8, 8 8 दा, तो 8 5 40 नहीं हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 40। सो r की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई है। लो बच्चे, पार्ट ए हो गया। अब उसने क्या कहा, t मालूम करें जब r आपके पास गिवन हो और r की वैल्यू उसने कितनी दी है 20।
ए जो है बी पार्ट सॉरी, टी जो है वो हमने मालूम करना है व्हेन आर इज इक्वल टू 20। उसी इक्वेशन 1 से जो है वो अगेन चलेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 आर इज इक्वल टू के टी, किसकी वैल्यू मालूम करनी है? टी की। तो यहाँ से टी को सेपरेट करूँगा तो आर डिवाइडेड बाय के विच इज़ इक्वल टू टी हो जाएगा। सो टी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। और के की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय 8। अब ये बटे के नीचे फिर बटा है, फिर उसके नीचे वैल्यू है, तो ये हमारे पास ऊपर शिफ्ट नहीं हो जाएगी, तो ये 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो 2 स्टेप्स में मैं इसको आपको समझा देता हूँ। 20 इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 5 बाय 8 लिखा जा सकता है ना। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 5 हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बटे के नीचे अगर फिर बटाओ फिर उसके नीचे जो वैल्यू उसको ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं। तो 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन जाएगा? 8 दूने 16, 160 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 5। और इसको डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टी की वैल्यू होगी। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 जी 5 3 15 और 5 दूने 10, ठीक है 32। सो टी इज़ इक्वल टू 32। लो बच्चे हमारे पास टी की वैल्यू भी आ गई है। क्लियर है? और ठीक है ना बच्चों? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी बल्कि ये ना 4 आप खुद कीजिएगा, 5 करवाता हूँ जिसमें क्यूब आ रहा है। ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सेम है बेटा ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कीजिएगा, 5 मैं आपको करवाता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और v और r की क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? v की 5 और r की 3। ठीक हो गया, फिलहाल इसको हजम कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलो बच्चे पहले यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है? 5 विच इज इक्वल टू के वैसे का वैसे, r की वैल्यू कितनी है? 3 और इसका क्या दिया हुआ है? क्यूब दिया हुआ है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 27 लिखा जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू के। या आप इस के को इधर लिख लो, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी होती है वो लेफ्ट साइड पर। लो बच्चे ये इक्वेशन 1 भी आ चुकी है और ये इक्वेशन 2 भी आ चुकी है। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है जी फाइंड आर व्हेन v इज इक्वल टू 625। फाइंड आर, इसका भी मैं एक पार्ट जो है वो बना रहा हूँ, ये एक ही पार्ट है इसमें। ए फाइंड आर व्हेन t इज इक्वल टू 625। देखो बच्चे अगेन इक्वेशन 1 से हम चलेंगे, फ्रॉम 1 v इज इक्वल टू के आर पावर 3। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? r की। तो कोई बात नहीं, r को सेपरेट कर लेंगे बेटे। सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ v डिवाइडेड बाय k। अच्छा हाँ सॉरी, t नहीं है v है। ठीक है, r ही मालूम करना है ना, सो यहाँ पे r क्यूब। ठीक है बच्चे, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? r की वैल्यू चाहिए। v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 625 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी आई थी? 5 बाय 27। तो इसको मैं डायरेक्ट 27 को 625 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा इसको, r क्यूब वैसे का वैसे 625 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, या आप इसको 625 को सिंप्लीफाई कर ले पहले। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 125 को बेटे 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा फिर उसका क्यूब लेंगे। 3375। ये हमारे पास r क्यूब की वैल्यू आई हुई है। उसने हमें क्या मालूम करने को कहा है? r मालूम करने को कहा है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ जो है वो क्या ले लूँगा?
क्यूब रूट ले लूँगा, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये क्यूब क्यूब रूट के साथ कट जाएगा, सो आर हमारे पास जो है वो बच गया। 3375 का क्यूब रूट जो है वो ले लो बच्चे। हाँ जी, 3375 का क्यूब रूट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया है? 15। आंसर चेक करें ज़रा। तो ये आपके पास बच्चों आर की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ठीक हो की बात बेटे? चलें जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज u पावर 3, W इज इक्वल टू 81, u इज इक्वल टू 3, फाइंड W व्हेन u इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स का नाम चेंज हुआ है और वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। ऐसा ही है ना, y वेरीज इन्वर्सली, ये इन्वर्सली वाले ज़रा अब स्टार्ट हुए हैं। चलो ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ। 8, 9, 10 ये सब जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले ही हैं, ठीक है। अभी तक जो है ना वो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये सब के सब जो थे वो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें ज़रा, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 7, y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो इसका मतलब y इज़ प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, अगर इसको 1/x पढ़ना होगा ना, फिर आप इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x, फिर ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, फिर ये गलत है। या फिर आप पढ़ो y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर पढ़ो y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x। प्रोपोर्शनैलिटी कौन सी है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है? जब आप बटे के नीचे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो इन्वर्स ही है, ठीक है बच्चे। अच्छा, y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x, और उसके बाद क्या कहा है, y इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 2। y इज़ इक्वल टू 7 और x इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे x और y को यूज़ करते हुए। तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों, y इज़ इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसके अंदर y और x दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y की वैल्यू 7 और k वैसे का वैसे, x की वैल्यू 2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास k किसके इक्वल आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, सो k इज़ इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 14। k की वैल्यू आ गई है आपके पास, इक्वेशन 1 भी आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है, उसने कहा कि फाइंड y when x इज इक्वल टू 1 2 6, फाइंड y when x इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड y, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, when x इज इक्वल टू 1 to 6, ठीक है बच्चे। y की वैल्यू मालूम करनी है, ऑलरेडी सेपरेट है इक्वेशन 1 के अंदर, हमने सिर्फ k और x की वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x, k की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है, 126। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, क्या आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू, अगर इसको 2 पर भी डिवाइड करें तो ये 7 हो जाएगा, 6 और ये 3, 7 बाय 63, और ये इसका आंसर है। हाँ जी, 1/9 कर लें इसको, फिर 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है बेटे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 13 है। आप बेटे कोशिश कीजिएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 में से जितने का आपसे हो सकें कर लीजिएगा, वरना रिमेनिंग क्वेश्चंस कल मैं आपको करवा दूंगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमान अल्लाह।